हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगन जहांगीर मैथ्स पे। जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो आज ही अपने लाइव सेशन हुआ था जिसमें अपने बीएससी बीएड जो कि कल एग्जाम होने वाला है सेकंड पेपर का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने डिस्कस कर रहे हैं उसी सीरीज में। सेकंड पार्ट आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में, ताकि आप जल्दी जल्दी से इसे 2x स्पीड के साथ भी देख पाएँ, आपका उतना टाइम जो है वो बच जाए, इसके लिए आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका बड़ा कीमती है तो उसको खराब नहीं करते जरा सा भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी भी परिमेय संख्या का घन 3 नहीं होता, यानी कोई भी आपका रैशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका क्यूब क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो मान लीजिए यदि संभव हो तो 3√3 एक परिमेय संख्या है, कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जिसका क्यूब जो है वो क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो वो एक प्रीमियर संख्या है, तो अपने इसे p बटा क्यू के रूप में लिख पाएंगे, जहां q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q दोनों क्या हैं, हमारे परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर कोई संख्या है, देखिए इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 3⁻⁴ ये कहता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। हमें सिद्ध ये करना है कि ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो अपन ने माना कि इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो माना कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, p और q हमारे सापेक्षिक अभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, p क्यूब बराबर 3q क्यूब, ये रिजल्ट अपने को प्राप्त होगा। q एक पूर्णांक है, अतः 3q क्यूब भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इसी प्रकार p क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि p क्यूब 3 से क्या है, डिवाइड होता है। इसका मतलब यही हुआ कि 3 को आपने किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो p क्यूब आ रहा है। इसका मतलब 3 जो है p क्यूब को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो p क्यूब 3 से विभाजित होने वाला पूर्णांक है, अतः p क्या होगा, 3 से विभाजित होना चाहिए, अन्यथा p क्यूब 3 से विभाजित नहीं होगा। यदि किसी संख्या का क्यूब अगर 3 से विभाजित होता है ना, तो वो संख्या भी हमेशा 3 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फिर पता लगा कि 3 जो है, 3 जो है वो p को डिवाइड करता है। अब अगर 3 p को डिवाइड करता है, कंप्लीटली अगर डिवाइड करता है, तो हमें पता है कि किसी संख्या को 3 से गुणा करने पर, किसी नंबर को 3 से गुणा करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, p आना चाहिए। अगर p 3 को डिवाइड करता है तो 3 को किसी पूर्णांक से गुणा करके हमें p प्राप्त करना होगा। वो पूर्णांक अपन ने मान लिया m, कि m से गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है, p मिल रहा है, यानी p बराबर 3m। दोनों तरफ आप फिर से इसका क्या है, क्यूब कर दीजिए। ठीक है, या फिर p का मान आप अपने रख दे समीकरण के अंदर। तो समीकरण 1 देखिए आप, यहाँ पे आप p का मान रख दीजिए। ठीक है, p का मान आपने रखा तो p का मान रखते ही यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, क्योंकि 3 इधर भी है। ये कितना होगा आपका, 27m³ होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 टाइम 27 जो है। तो ये रिजल्ट अपने को क्या है, समीकरण 1 में जब अपन ने वैल्यू पुट की, तो अब यहाँ पे अपन ने देखा इस प्रकार। आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्यू क्यूब आ रहा है कब, जब 9 को किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इट मीन्स 9 जो है वो क्यू क्यूब को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब यही हुआ, यानी क्यू क्यूब जो है वो 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तथा 3 डिवाइड करता है किसको, 9 को। 9 डिवाइड करता है क्यू क्यूब को। ठीक है, ये यहां से अपने को पता लगा कि 9 डिवाइड करता है क्यू क्यूब को, और 3 डिवाइड करता है किसको, 9 को। इट मीन्स 3 डिवाइड करेगा किसको, क्यू क्यूब को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि 9 क्यू क्यूब को डिवाइड कर रहा है, और 9 के जितने भी फैक्टर हैं वो फिर क्यू क्यूब को डिवाइड करेंगे, तो 3 क्यू क्यूब को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 3 क्यू क्यूब को डिवाइड करेगा तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो 3 पी को भी डिवाइड कर रहा था, 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि कॉमन फैक्टर हो गया किसमें, पी और क्यू में। जबकि हम अगर 3⁻⁴ को अगर अपन ने रैशनल नंबर मान करके इसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा है, इट मीन्स p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम, यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जबकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 3 एक ऐसा नंबर है, कॉमन फैक्टर, जो p को भी डिवाइड कर रहा है q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स p एंड q बोथ आर नॉट रिलेटिवली प्राइम नंबर, जो कि हमारे एजम्पशन का क्या है, विरोधाभास हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये मानना कि 3⁻⁴ एक रैशनल नंबर है, क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सिद्ध कीजिए कि √8 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो वही विरोधाभास की स्थिति से हम इसको प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल देन लेट √8 हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये p बटा क्यू के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो अगर p बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, जहां पे p और q दोनों क्या होंगे, हमारे पास सापेक्षिक अभाज्य या परस्पर अभाज्य संख्याएं हमें मिलेंगी। तो √8 बराबर p बटा क्यू। हम ये जानते हैं कि √8 का मान,
देखिए √8 का मान 2 से 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो जो √8 का वैल्यू जो भी आएगा, क्योंकि 9 4 का क्या होता है 2 होता है, 4 का रूट अगर हम ज्ञात करें तो 2 आएगा, 9 का रूट क्या आता है हमारे पास 3 आता है, तो 8 का रूट जो आएगा 2 से 3 के बीच में आएगा। इसका मतलब कि √8 जो है वो 2 से 3 के बीच में कोई एक नंबर है, और √8 अपन ने किसके इक्वल लिया है, p और p बट्टा q के इक्वल लिया है, तो p बट्टा q भी किसके बीच में रहेगा, फिर 2 से 3 के बीच में रहेगा, 2 से 3 के बीच में अपने को मिलेगा। यहाँ आप मल्टीप्लाई करवा दें इधर, तो क्या हो जाएगा 2q, इधर p रह जाएगा, इधर 3q हो जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करें यहाँ पे सबसे 2q माइनस कर देते हैं, 2q क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो 2q ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप 2q माइनस कर दें तो अपने को 0 p माइनस 2q इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाता है, q मिल जाता है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे अपन ने 2q क्या है माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया p माइनस 2q, और इधर क्या हो गया हमारे पास q हो गया। इस प्रकार p माइनस 2q ये जो वैल्यू है p माइनस 2q, q से छोटा एक पूर्णांक है, q से छोटा है, देखिए छोटा एक धन पूर्णांक है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव भी हो गया, धन पूर्णांक हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखें 8 इंटू रूट p माइनस 2q, या यूं कहें √8 की जगह अपने p बट्टा q लिख सकते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है यार आप, क्योंकि √8 कोई भी पूर्णांक नहीं हो सकता, √8 क्या है हमें पता है पूर्णांक नहीं है, तो √8 इंटू है ये, √8 इंटू p माइनस 2q क्या है एक पूर्णांक नहीं है, किंतु √8 माइनस p माइनस 2q, देखिए √8 है ये, यहाँ से ये रूट पूरे पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट पे ही रूट रूट पे 8 पे ही आपके रूट है ये, तो p बट्टा q। तो अब इसको यहाँ से अपने ये देखिए अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए ये रिजल्ट आपके पास क्या आता है, यहाँ से रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा p स्क्र बट्टा q, फिर ये अंदर जाएगा q से q, यहाँ पे 2p आ गया। अब देखिए रिजल्ट आपके पास क्या है p स्क्र बट्टा q स्क्र, ठीक है, q से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, p स्क्र बटा q स्क्र, और q से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया माइनस 2p। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है आपके पास p स्क्र बटा q स्क्र, ये क्या वैल्यू देगा, देखिए p बटा q क्या है हमारे पास √8, p बटा q क्या है √8 है, तो p स्क्र बटा q स्क्र यानी दोनों तरफ स्क्र कर दिया तो क्या आ जाएगा 8, 8q माइनस 2p जो कि एक पूर्णांक है, वो क्या है एक पूर्णांक है, 8q माइनस 2p जो कि एक पूर्णांक है, √8 माइनस, देखिए ये वैल्यू किसकी है, वैल्यू हम किसकी निकालने जा रहे हैं, वैल्यू तो हम इसी की निकालने जा रहे हैं ना, ये किंतु यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम वैल्यू किसकी निकाले, √8 इंटू p माइनस 2q की वैल्यू निकाली है अपन ने। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू अपने को मिली, वैल्यू अपने को क्या मिली 8q माइनस 2p जो कि एक पूर्णांक है, जबकि √8 p माइनस 2q एक पूर्णांक हुआ इस हिसाब से, तो जो कि एक का क्या है विरोधाभास है, यानी इसका क्या हुआ विरोधाभास हो गया समीकरण 1 का, क्योंकि यहाँ पे ये समीकरण 2 का विरोधाभास हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कहा कि इनमें से कोई एक क्या नहीं हो सकता पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू अपने पास है p माइनस 2q, q से छोटा कोई पूर्णांक आ रहा है अपने पास। ठीक है, और √8 पूर्णांक नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में ये हमारा पूर्णांक नहीं है, और ये पूर्णांक नहीं है, तो जब अपन ने ये वैल्यू फाइंड आउट करके देखी तो अपन ने देखा कि ये तो पूर्णांक आ रहा है, ये अपने को क्या मिल रहा है पूर्णांक मिल रहा है, जो कि हमारी मान्यता का क्या हो जाता है विरोधाभास हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि √8 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए एक बार ये जो चीज है इसको फिर से देखिए, ये जो वैल्यू है ना ये है √8 p माइनस 2q, ऐसे है ये √8 p माइनस 2q। अब p माइनस 2q तो पूर्णांक है, लेकिन √8 तो पूर्णांक नहीं है ना। आप किसी भी रैशनल नंबर को या फिर इसकी तुलना ये भी देख लो भले ही आप, p बट्टा q सापेक्षिक अभाज्य होते हैं ये, ठीक है, सापेक्षिक क्या होते हैं अभाज्य होते हैं, तो ये भी पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, p बट्टा q अगर p और q दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर हो तो कभी पूर्णांक नहीं आ सकता। रिलेटिवली प्राइम का मतलब इस तरह के नंबर आ जाए 4/5 आ गया, 7/3 आ गया, तो ये पूर्णांक थोड़ी ना बन सकते हैं, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम है तो कभी पूर्णांक नहीं बन सकते। तो अगर किसी पूर्णांक का, अब मान लीजिए हम इसका किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं, ठीक है, और किससे छोटे, छोटा किससे है वो पूर्णांक, आपका q से छोटा पूर्णांक है, ये p बट्टा q है, इससे छोटा कोई पूर्णांक आप लिखेंगे तो इससे छोटा पूर्णांक लिख दीजिए आप, 4 लिख दो यहाँ पे, क्या कभी ये पूर्णांक बन सकता है, इससे छोटे के लिए, बड़े के लिए तो बन सकता है,
बड़े के लिए तो बन सकता है, अगर आपने यहाँ पे 15 लिख दिया तो ये पूर्णांक बन जाएगा, लेकिन इससे छोटे किसी नंबर के लिए पूर्णांक नहीं बन सकता। अगर आपने यहाँ पे इसे छोटा लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, तो ये पूर्णांक नहीं बनेगा, तो ये पूर्णांक नहीं बनेगा। और धन पूर्णांक, पूर्णांक भी कैसा, धन पूर्णांक। छोटे में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नेगेटिव में चले जाएं, क्योंकि हमने क्या कहा है कि Q का मान जो है वो यहाँ पे ये जो P माइनस 2Q जो है वो धन पूर्णांक है। ये Q भी धन पूर्णांक ही है, Q भी क्या है, धन पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 0 से तो बड़े हैं ना। तो यहाँ पे इसको पूर्णांक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये तो पूर्णांक है, लेकिन इनटू के अंदर आप किसी भी नंबर से जो इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि p माइनस टू क्यू क्यू से छोटा होना चाहिए। p माइनस टू क्यू जो है, ये जो p माइनस टू क्यू जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो p बट्टा q को, ये p माइनस टू क्यू आपका q से छोटा होना चाहिए। और q कितना ले रहे हो आप, q जितना भी ले रहे हो, चाहे जैसे यहाँ पे आपने इस एग्जाम्पल में आपने q का मान 5 लिया है, इस एग्जाम्पल में आपने q का मान 3 लिया है, तो इसे छोटा यहाँ जो गुणा आप करो तो वो पूर्णांक नहीं बन सकता। लेकिन हमने जब ये वैल्यू चेक की, ये वैल्यू जब अपने एक अलग तरीके से जब अपन ने चेक किया, p माइनस टू क्यू √8 की जगह अपन ने p बट्टा क्यू लिखा, तो अपने कहा कि ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन जब अपने इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लेकर के गए तो अपने को पी स्क्वायर बट्टा ये क्यू, पी स्क्वायर बट्टा यहाँ पे क्यू है, पी स्क्वायर बट्टा क्यू, आपने क्यू का मल्टीप्लाई करवा दिया, क्यू से डिवाइड कर दिया, तो आपका पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू हो गया। पी बट्टा क्यू आपका √8 था, तो पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8q पूर्णांक होगा, माइनस 2q पूर्णांक होगा, तो ये तो रिजल्ट क्या आया, पूर्णांक आ गया। इसका मतलब ये तो पूर्णांक बन गया। यहां अपन ने क्या कहा था कि पूर्णांक हो नहीं सकता, यहां हम कह रहे हैं कि ये तो पूर्णांक है, यानी हमारी अजम्पशन जो है, हमारी मान्यता का विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा √8 को रैशनल नंबर मानना ही गलत था, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक प्रॉपर्टी है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। यदि x तथा y कोई भी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी धन वास्तविक संख्याएं हैं x और y पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि हम किसी भी पूर्णांक को उससे गुणा करके एक को दूसरे से बड़ा बना सकते हैं। जैसे दो धन पूर्णांक आपने ले लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, धन पूर्णांक है, तो कोई ऐसा n मिल ही जाएगा धन पूर्णांक कि आप किसी को भी बड़ा कर सकते हो। ये तो देखो वैसे ही बड़ा है, तो इसके लिए तो मुझे 1 भी मिल रहा है, 3 इंटू 1 बड़ा हो गया 2 से, तो n का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो यदि मैं 2 को बड़ा करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं ना, 2 को भी बड़ा कर सकता हूं, किसी धन पूर्णांक से गुणा करके मैं इस 2 को भी बड़ा बना सकता हूं। तो x और y चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि x और y आपके पास कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप किसी भी उसको लिए, जो आपका दो नंबर जो आपके पास है धनात्मक वास्तविक, उनमें से किसी को, जिसको मर्जी आप बड़ा कर सकते हो, किससे, आप किसी धन पूर्णांक n से गुणा करके, यानी n ऐसा आपको मिल ही जाएगा, चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2 और 5 आ गया, 1/2 और 5, आपने x और y ले लिए। 1/2 मान लीजिए x है, मुझे 1/2 को बड़ा करना है, किससे, 5 से, तो मुझे कोई ना कोई n तो मिल ही जाएगा ना। n का मान मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मान लीजिए n का मान मैंने ले लिया यहाँ पे आपका 20, तो n 20 मिल गया, तो ये कितना हो गया, 10, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसा n अपने को मिल जाएगा, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है। सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन ए के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लिखिए, तो आपको लिखना होगा कि x और y यदि हमारे पास कोई दो धन वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक ऐसा धन पूर्णांक n हमेशा ऑलवेज विद्यमान होता है कि nx ग्रेटर देन होगा किससे, y से। तो अपने क्या है, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, माना पर में क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थात पॉसिबल क्या है कि nx लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल n। देखिए धन पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्याएं होती है। धन पूर्णांक मतलब बिलोंग्स टू n, धन पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं। यानी nx लेस देन इक्वल टू y ही हो सकता है, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, बड़ा हो ही नहीं सकता, लेस देन इक्वल टू ही हो सकता है। अपन ने क्या है, असत्य मान लिया कि पर में सत्य नहीं है। तो अब अपने एक समुच्चय लेते हैं, एक सेट बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सेट बनाते हैं अपने S, जिसमें अपने nx टाइप के एलिमेंट लेते हैं। किस टाइप के, nx टाइप के एलिमेंट लेते हैं, जहां n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो पहला एलिमेंट n की जगह 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 की जगह रखोगे तो x 2x 3x nx, क्योंकि आगे चलता जाएगा ना, फिर n+1x, फिर n+2x, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, और ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट है किसका, आर का, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो है ही ना, ये वास्तविक संख्याएं तो है ही, इसका मतलब ये बाउंडेड है। और इसका अपर बाउंड कौन है, क्योंकि जितने भी nx हैं, ये देखिए यहाँ पे जितने भी nx हैं वो सारे के सारे लेस देन इक्वल टू है किससे, y से, y से तो कोई बड़ा नहीं है। ये जितने भी nx आए हैं ये कैसे मिले हैं आपको, n का मान रखने से, सेट बन गया ना।
भाई n बिलोंग्स टू n, n किससे बिलोंग करता है, n से, तो n में क्या आते हैं 1 2 3 4, कैपिटल n में, तो आपने 1 रखा, 1 रखा तो अपने को क्या मिला, x मिला, 2 रखा तो क्या मिला 2x, 3 रखा तो 3x, फिर आपने n रखा तो nx, n प्लस 1 रखा तो n प्लस, आगे बढ़ते जाएंगे ना, इन्फिनिटी तक जाता है ये तो। बट क्या कहता है कि जितने भी nx हैं, जितने भी nx आपने प्राप्त किए हैं, n का मान नेचुरल नंबर से रख करके, प्राकृत संख्याओं से आपने n के वैल्यू पुट करके, जितने भी nx आपने फाइंड आउट किए हैं वो सारे के सारे nx क्या है, लेस देन इक्वल टू y है, यानी y से बड़ा तो कोई नहीं है, यानी जितने भी ये nx आए हैं इनमें y से बड़ा कोई नहीं है, इसका मतलब y इसका अपर बाउंड हो गया, y इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, y हो गया इसका अपर बाउंड, 1 और 2 से, ठीक है। एरिक्त समुच्चय S सबसेट R का है, R का सबसेट है, वास्तविक संख्याओं का सबसेट तो ही, और ऊपर बाउंड इसका एग्जिस्ट करता है। अब अपने क्या है, कंप्लीटनेस, जो पूर्णता अभिगृति अपन ने पढ़ी थी कि R क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, R हमेशा Q नहीं होता, लेकिन R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। अगर किसी सबसेट का, R के किसी सबसेट का R में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसका उच्चक भी विद्यमान होगा। तो पूर्णता अभिगृति से मान लिया S का उच्चक क्या है, K है, क्योंकि R क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, R जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, इसलिए R में S का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड तो है ही है भाई, तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, तो अपन ने इसका सुप्रीमम मान लिया K। K अगर सुप्रीमम है तो देखिए सुप्रीमम जो होता है वो अपर बाउंड भी होता है, क्योंकि सुप्रीमम की परिभाषा क्या होती है कि जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें सबसे छोटा वैल्यू, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा मान जो है वो क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। तो के एस का क्या है, अपर बाउंड भी है, बट ऐसा अपर बाउंड है जो जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा है, जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा है, लेकिन एलिमेंट जितने भी हैं उस सेट के उनके बराबर या उनसे क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k का मान, अगर k अपर बाउंड है तो k का मान जितने भी ये nx हैं उन सब के बराबर या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब जितने भी n, किसके लिए, ये देखो किसके लिए कह रहे हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी जितने भी n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। अब n अगर नेचुरल नंबर का है तो n प्लस 1 भी क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के बाद, किसी भी नेचुरल नंबर के बाद एक अगला नेचुरल नंबर हमेशा अपने को मिलता है। n अगर नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो अगर प्रत्येक n के लिए ये बात सही है, ये बात प्रत्येक n के लिए अगर सही है तो n प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, सही होगी ना। तो n प्लस 1 भी तो नेचुरल नंबर ही है ना, तो जितने नेचुरल नंबर है उन सब के लिए n प्लस 1 x इसका ही तो एलिमेंट है ना, इस सेट s का ही एलिमेंट है, n प्लस 1 ले लो या n प्लस 2 ले लो, n प्लस 3 ले लो, क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1 भी नेचुरल नंबर होगा, n प्लस 2 भी नेचुरल नंबर होगा, n प्लस 3 भी नेचुरल नंबर होगा, सारे की सारी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो n प्लस 1 के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। तो n प्लस 1 x भी आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा, k होगा। तो यहां से x को मल्टीप्लाई किया तो nx, और आपने ये 1 जो है उसको इधर ले गए आप, k माइनस एक्स, यानी nx लेस देन इक्वल टू k माइनस एक्स हो गया। यहां से अब देखिएगा रिजल्ट बदलेगा, अब nx लेस देन इक्वल टू k, यहां आपने कह रहे थे nx लेस देन इक्वल टू k, और nx लेस देन इक्वल टू k माइनस एक्स, तो k माइनस एक्स k से तो छोटा है ना, लेकिन फिर भी जितने भी nx हैं वो k माइनस एक्स से क्या है, छोटे या बराबर है, तो k माइनस एक्स भी क्या होगा, जितने भी nx फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जितने भी nx हैं वो k माइनस एक्स के बराबर या उससे छोटे हैं, तो k माइनस एक्स भी क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। k को अपन ने सुप्रीमम माना था, और k माइनस एक्स में क्या रिलेशन है कि k क्या है भाई, बड़ा है किससे, k माइनस एक्स से, ठीक है। अब k माइनस एक्स भी अपर बाउंड है, इस यहां से दिख रहा है, k माइनस एक्स भी क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है, और k भी अपर बाउंड है, बट अपन ने k को क्या माना, सुप्रीमम लिया ना, k को अपन ने क्या लिया है, उच्चक लिया है। उच्चक क्या होता है, तभी अपर बाउंड में सबसे छोटा, लेकिन अपर बाउंड में इससे छोटा कौन है, k माइनस एक्स, अपर बाउंड में इससे छोटा कौन है, k माइनस एक्स है, इसका मतलब सुप्रीमम कौन होना चाहिए, k माइनस एक्स होना चाहिए। लेकिन अपन ने सुप्रीमम किसको माना था, k को माना था, जो हमारी मान्यता का क्या है, विरोधाभास है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस प्रमेय को असत्य मान लिया था, प्रमेय सत्य है, यानी nx लेस देन इक्वल टू y गलत बात है, nx ग्रेटर देन y प्राप्त किया जा सकता है, बस यही हमारी मान्यता का विरोधाभास है, यानी हमारी मान्यता गलत थी, यानी सही क्या है कि nx ग्रेटर देन y। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको गलत मानना है, गलत मानेंगे तो आप क्या लिखेंगे, nx लेस देन इक्वल टू y, फिर आप एक सेट लेंगे जिसमें आप nx टाइप के एलिमेंट लेंगे, और nx कैसे बनाएंगे, आप n लेंगे कैपिटल N से, नेचुरल नंबर से, क्योंकि n अपने को धन पूर्णांक लेना है, और धन पूर्णांक क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। तो सेट बन गया हमारे पास x प्लस 2x प्लस 3x nx n प्लस 1x, आगे चलता जाएगा। अब
इसका अपर बाउंड कौन है, y है, क्योंकि जितने भी nx हैं वो सारे लेस देन इक्वल टू, अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है तो r क्या होता है, पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होता है, तो इसका सुप्रीमम भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम अपन ने k मान लिया। अब k अगर सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड भी है, इसका मतलब जितने भी nx हैं वो सारे लेस देन इक्वल टू क्या होंगे, k होंगे। अब n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो सभी n के लिए बात ये सही है, तो n+1, n अगर नेचुरल नंबर है तो n+1 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो n+1 के लिए भी सही है। फिर अपन ने जब इसको देखा x को अंदर मल्टीप्लाई करा के, तो nx लेस देन इक्वल टू k माइनस एक्स आया, यानी सभी nx के लिए k माइनस एक्स क्या है, अपर बाउंड है। तो k माइनस एक्स के से तो छोटा है ना, तो अपर बाउंड में सबसे छोटा वो सुप्रीमम होता है, इसका मतलब सुप्रीमम कौन बन रहा है, k माइनस एक्स बन रहा है सुप्रीमम। लेकिन हमने सुप्रीमम किसको मानना था, k को माना था, यानी हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। क्या गलत था कि nx लेस देन इक्वल टू y ही मिलेगा, ये मानना गलत था। nx ग्रेटर देन y बनाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। अब इसकी कोरोलरी है कि x को 1 से प्रतिस्थापित कर दें। अब इसमें यदि हम x को 1 से बदल दें, ठीक है, x को 1 से बदल दें तो n ग्रेटर देन y हो जाता है ये, यानी कोई भी y अगर r प्लस से है तो उसके लिए हमें एक n धन पूर्णांक हमेशा मिल ही जाता है, यानी n ग्रेटर देन y हो जाता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप धन पूर्णांक y ले लो, आप कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या ले लो, तो उससे बड़ी धन पूर्णांक यानी नेचुरल प्राकृत संख्या अपने को मिल ही जाती है, ठीक है। इफ x ग्रेटर देन 0 हो, x कोई भी मान हो ग्रेटर देन 0 हो, y बिलोंग करता है r से, r नेगेटिव भी हो सकता है, देन nx ग्रेटर देन y बनाया जा सकता है। यदि x ग्रेटर देन 0, y बिलोंग्स टू r, तो ऐसी प्राकृत संख्या n विद्यमान है कि nx ग्रेटर देन y। तो ये तो बहुत इजी हो गया कि y ग्रेटर देन 0 के लिए उक्त प्रमेय ही प्राप्त होगी। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो देखो वही हो गया, देखो x भी ग्रेटर देन 0 यानी धन वास्तविक संख्या, y बिलोंग्स टू r, तो y बिलोंग्स टू r, तो y क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो y अगर पॉजिटिव है तो ऊपर अभी अपन ने पढ़ा कि धन वास्तविक संख्या के लिए तो प्रमेय सही है कि nx ग्रेटर देन y होता है। परंतु यदि y हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो, y हमारा क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो, और तो n बराबर 1 लेने पर, तो आप n बराबर क्या कर दो, 1 ले लो, ठीक है। y अगर n बराबर 1 तो x, ठीक है, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया, तो x ग्रेटर देन हो गया किससे, y से, यानी nx आपका ग्रेटर देन y। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही आप ना पढ़ें भले छोड़ दें, अभी आपके लिए एग्जाम के लिए जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। ये तीसरी जो है ये भी आपके अभी एग्जाम की दृष्टि से ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, ना पढ़ें भले इनको। चौथी करोलरी पे आते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर m एंड n सच दैट कि m लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू n, कि आपके पास कोई भी अगर रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है, तो ऐसे दो पूर्णांक आपको मिल जाते हैं, दो ऐसे पूर्णांक कि उसको भी उनके बीच में लाया जा सकता है। जैसे कोई भी आपने वास्तविक संख्या ले ली, मान लो 1/2 ले लिया आपने, x बराबर आपने ले लिया 1/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, 1/2, 1, देखो दो पूर्णांक मिल गए ना, दो पूर्णांक मिल गए। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हमें ऐसे दो पूर्णांक मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने जो पीछे जो थ्योरम पढ़ी उसमें अपन ने पढ़ा कि n ग्रेटर देन x, n ग्रेटर देन x की किसी भी x के लिए हम n ढूंढ ही सकते हैं, किसी भी x के लिए हमें n मिल ही जाता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे ये लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट कि n ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि जितने भी x r से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए अपने को n मिल ही जाता है, अर्थात x लेस देन n। देखो n ग्रेटर देन यानी x लेस देन क्या हो गया, n हो गया। समुच्चय बनाते हैं अब अपने, ठीक है, एक समुच्चय बनाया अपन ने, y बिलोंग करता है z से, तथा y ग्रेटर देन है किससे, माइनस एक्स पे विचार कीजिए, यानी y जितने भी y हैं वो आपके माइनस एक्स से क्या हैं, बड़े हैं। जितने भी y हमारे पास हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, माइनस एक्स से क्या हैं, बड़े हैं। तो s नॉट इक्वल टू 5 होगा, तथा स्पष्टतः r का नीचे की ओर परिबद्ध समुच्चय है, क्योंकि जितने भी y हैं वो सारे के सारे माइनस एक्स से क्या हैं, बड़े हैं। तो ये इसका लोअर बाउंड हो गया। अब अगर देखो ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं जड़ से आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं जड़ से आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आए सारे के सारे जड़ से आए, और वो सारे एलिमेंट माइनस एक्स से बड़े हैं, इसका मतलब माइनस एक्स क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड हो गया। और चूंकि ये सबसेट है किसका, आर का, और आर क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, तो एस का आर में अगर लोअर बाउंड है तो इन्फिमम भी मिलेगा, निम्नक भी मिलेगा। तो एस का निम्नक अपन ने क्या मान लिया, स्मॉल के मान लिया, पूर्ण क्रम अभिघृति से, ठीक है। तो अब अगर के निम्नक है, के अगर निम्नक है तो निम्नक क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा,
लोअर बाउंड क्या है, माइनस एक्स है, और इन्फीमम क्या है, के है। के भी लोअर बाउंड है, जो इन्फीमम होता है वो भी लोअर बाउंड होता है, पर लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है। तो के बड़ा है किससे, माइनस एक्स से। तो माइनस के छोटा हो जाएगा किससे, एक्स से। आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करवाते ही माइनस के छोटा हो गया किससे, एक्स से। अब माइनस के क्या है, कोई पूर्णांक ही तो है, उसको एम मान लिया कि माइनस के इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, एम ले लिया। तो एम छोटा हो गया किससे, एक्स से। यानी एक पूर्णांक तो मिल गया ना एक्स से छोटा, एक पूर्णांक किससे क्या मिल गया अपने को, एक्स से छोटा। ये देखो एक्स से छोटा पूर्णांक अपने को मिल गया, समीकरण नंबर 2। और यहां अपने को क्या मिला था कि एक्स से बड़ा पूर्णांक एन अपने को मिला था, ये एक्स से छोटा मिल गया। यानी 1 और 2 से हमारे पास क्या मिल गया कि एक्स बीच में आ जाएगा। हमें ऐसे दो पूर्णांक जरूर मिल जाएंगे, एम और एन। तो सबसे पहले तो वी नो दैट, यहां से स्टार्ट करना है कि एन, कोई भी एक्स के लिए अपने को एन मिल ही जाता है। अगर एक्स कोई भी वास्तविक संख्या है तो उससे बड़ा धन पूर्णांक एन अपने को मिल ही जाता है। अब अपन ने क्या किया, एक सेट बनाया जिसमें अपन ने एलिमेंट लिए पूर्णांकों से, और ऐसे एलिमेंट लिए, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो माइनस एक्स से सारे के सारे क्या है, बड़े, यानी माइनस एक्स उसका क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, माइनस एक्स से सारे बड़े लिए हैं इसमें। अब चूंकि आर का सबसेट है और लोअर बाउंड है, तो जो पूर्ण क्रम अभिकृति होती है वो ये कहती है कि लोअर बाउंड है तो उसका इन्फीमम भी मिलेगा। तो इन्फीमम अपन ने के ले लिया। अब इन्फीमम जो होता है ना वो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है। तो माइनस एक्स और के के बीच में यदि हम रिलेशन देखें तो माइनस के, और सॉरी, माइनस एक्स और के में के क्या है, बड़ा है। अब के अगर बड़ा है तो माइनस से गुणा कर दो, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। ठीक है, असमीका का साइन बदल जाता है। माइनस के छोटा होगा किससे, एक्स से। माइनस के कोई पूर्णांक ही तो है, उसको एम मान लो, यानी एम छोटा है किससे, एक्स से। और यहाँ अपन ने क्या कहा था, एन बड़ा है किससे, एक्स से, यानी दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या एक्स के लिए एक और केवल एक ऐसा पूर्णांक एन विद्यमान होता है। कि पिछले में तो क्या था, दो पूर्णांक की बात कर रहा था कि दो पूर्णांक मिल जाते हैं, एक m और एक n। यहाँ कह रहा है कि एक पूर्णांक और उससे जस्ट आगे वाला पूर्णांक, कि एक ऐसा पूर्णांक n विद्यमान होगा कि जो x जो है आपका वो n के बराबर या n से बड़ा, लेकिन n+1 के बराबर या उससे क्या होता है, छोटा होता है। ऐसा अपने को मिल जाता है। ठीक है, वहां पे m और है तो यहाँ भी अलग। ठीक है, एक m एक n मान सकते हैं अपने, लेकिन यहाँ पे दोनों, अगर दो तो दूसरा तीन, अगर ये दो तो ये तीन, ये तीन तो ये चार, ये चार तो ये पांच। वहां पे कुछ भी हो सकते थे, m कुछ भी, n कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं। दो कर्मागत संख्याएं। ठीक है, दो कर्मागत पूर्णांक, दो क्रम से आने वाले पूर्णांक अपने को मिल जाएंगे। वही समुच्चय अपने को यहाँ पे पिछला फिर से याद रखना है, y बिलोंग्स टू z, लेकिन इस बार y लेस देन इक्वल टू x लेना है अपने को। वहां पे y लेस देन माइनस एक्स लिया था। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, और अब की बार अपने ये कह रहे हैं कि इसका x इसका क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, x इसका क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो इसका सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, अब इसने इसका उच्चक माना है n। n अगर इसका उच्चक है, इसका मतलब n लेस देन इक्वल टू x। देखो मिल गया एक रिजल्ट, तो एक रिजल्ट तो अपने को मिल गया कि n लेस देन इक्वल टू x। बस ये दोनों चीजें हैं ना, थोड़ी ध्यान से देखिएगा इसमें। ठीक है, y बिलोंग्स टू z, लेकिन y अपन ने इस बार क्या लिया है कि y लेस देन इक्वल टू x के आधार पे अपन ने लिया है। तो x इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, अगर अपर बाउंड है तो ये सबसेट है किसका, आर का। आर का सबसेट तो है ना, तो पूर्ण क्रम अभिवृत्ति से इसका उच्चक भी होगा। इसका उच्चक अपन ने n ही ले लिया, तो इसका मतलब कि n अगर इसका उच्चक है और x इसका अपर बाउंड है, x इसका अपर बाउंड है और n इसका उच्चक है, तो उच्चक और अपर बाउंड में रिलेशन क्या होता है कि उच्चक जो होता है वो अपर बाउंड में सबसे छोटा होता है। तो n लेस देन इक्वल टू x होगा। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि x छोटा है किससे, n+1 से। इसको सिद्ध करने के लिए अपने यदि पॉसिबल हो तो मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पे जाते हैं अपने कि इसे छोटा नहीं, इससे बड़ा है ये, कि x n+1 से छोटा नहीं है, x n+1 से बराबर या उससे क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n+1 लेस देन इक्वल टू x हो गया। यानी n+1 अगर लेस देन इक्वल टू x आ जाता है, देखिए जितने भी y हैं s के पास वो सारे लेस देन इक्वल टू x है। अगर यहाँ पे n+1 लेस देन इक्वल टू x आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि n+1 फिर एलिमेंट हो जाएगा किसका, s का, क्योंकि s के पास वो एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू x है। अब यहाँ पे यदि आप x को ग्रेटर देन n+1 ले लेते हो तो n+1 लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू x हो गया। और लेस देन इक्वल टू x जितने भी नंबर है वो सारे किसके पास आते हैं, s के पास आते हैं। यानी n+1 बिलोंग करेगा किससे, s से। अब अगर ये s का एलिमेंट है, n+1 किसका एलिमेंट है जी, s का एलिमेंट है। n+1 किसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट है। तो n उच्चक कैसे हो सकता है फिर n उच्चक कैसे हो सकता है। देखिए अपन ने n को उच्चक माना है, n को उच्चक माना यानी उससे बड़ा कोई एलिमेंट s के पास नहीं हो सकता।
क्योंकि उच्चक ही सबसे बड़ा एलिमेंट होता है जो एस के पास हो सकता है, सेट में हो सकता है। वो सेट में ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट अगर है तो वही हो सकता है, उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहां जैसे ही अपन ने ये इसका अपोजिट लिया कि जो अपने को प्रूव करना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन अपन ने लिया, उसका विरोधाभास लिया, तो एक ऐसी स्थिति बनी कि n+1 एस के पास आ गया। जबकि जबकि अपन ने n को क्या मान के चले थे, सुप्रीमम मान के चले थे। तो सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट सेट में कैसे हो सकता है? तो हमारी मान्यता का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। हमारी ही मान्यता का विरोधाभास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मानना गलत है। सही बात क्या है कि x लेस देन इक्वल टू n+1 होगा, और यहां अपन ने क्या कहा कि n लेस देन इक्वल टू x होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम हमारे रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। 1 और 2 से अपने को क्या है, रिजल्ट हमारा मिल जाता है कि हमें ऐसा n मिल गया जिसके लिए x हमारा इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अगला है आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र। आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र क्या होता है, देखिएगा कि कोई भी आपका कर्मित क्षेत्र अगर ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अभी अपन ने पढ़ी कि एक्स और वाई यदि हमारे पास कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है जिसके लिए nx बड़ा होता है किससे, y से। तो कोई भी आपका ऑर्डर फील्ड अगर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का पालन करता है, तो वो फिर आपका क्या कहलाता है, आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q आर्किमीडीय कर्मित क्षेत्र है। ठीक है, ए बी अगर Q के एलिमेंट है, बी को अपन ने बड़ा ले लिया ए से, और ए बड़ा है किससे, 0 से, तो n में प्राकृत संख्या m n तथा r विद्यमान होंगी। ठीक है, n में नेचुरल नंबर m n तथा r इस प्रकार से विद्यमान होगी, क्योंकि a देखिए रैशनल नंबर है, b क्या है, रैशनल नंबर है। तो a को अपने क्या लिख सकते हैं, m/r की फॉर्म में, b को अपने n/r की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर है तो लिखा जा सकता है। तो अगर a आपका बड़ा है, देखो यहाँ पे a क्या है, b बड़ा है सबसे, तो n/r सबसे बड़ा होगा, m/r, r से मल्टीप्लाई यदि हम करवा दें यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम एन आपका बड़ा है किससे, n से, क्योंकि m और n दोनों क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे धन पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, तो उनका गुणा किसी एक से तो बड़ा ही होगा ना। तो एम एन बड़ा है किससे, n से, इसका मतलब एम एन बटा आर बड़ा होगा किससे, n/r से, विच एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट एन ए बड़ा होगा किससे, b से। ये हमारा क्या हो गया, एन ए हो गया। m/r क्या है आपका, m/r a है, तो एन ए बड़ा हो गया किससे, b से। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई भी दो नंबर के लिए x और y के लिए, ठीक है, और x और y में से यदि हम x को बड़ा कर सके, y को बड़ा कर, यही तो किया इसने, ए बी कहाँ से लिए हैं, q से लिए हैं, और a को बड़ा कर दिया किससे, n से गुणा करके, ए को बड़ा कर दिया किससे, एन से गुणा करके। तो यही तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हो गई ना। इसका मतलब आपका क्यू जो है वो आर्किमीडियन क्षेत्र होता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एन में प्राकृत संख्याएं एम एन तथा आर विद्यमान होती हैं, कि ए बराबर m/r तथा b बराबर n/r हम लिख सकते हैं। अब ए बड़ा है तो अब अपन ने क्या किया कि एम एन को बड़ा कर दिया, क्योंकि m और n हमारे पास क्या है, धन पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है तो धन पूर्णांक ही है, और दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी एक पूर्णांक से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। वो प्रॉपर्टी अपन ने लगा के एन ए बराबर बड़ा है बी से ले आए। ठीक है, ये मत पढ़िएगा, भले कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। बिटवीननेस थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है। अभी दो थ्योरम आपकी बाकी हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट, कि किसी वास्तविक संख्या के लिए अथवा आर्किमीडीय क्षेत्र के किसी अवयव के लिए एक और केवल एक पूर्णांक n विद्यमान होता है कि n-1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन n। अभी जो अपन ने रिजल्ट प्रूव किया वहां पे क्या था, n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n+1 था, वही तो है ये, n-1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन n, वही वाली है। ठीक है, तो वहां अपन ने जो सेट लिया उसी सेट के अकॉर्डिंग अगर अपने यहाँ इसमें चले, ठीक है, वो जो सेट अपन ने लिया था अगर उसी के अकॉर्डिंग, वो जो थ्योरम अपन ने प्रूव की थी ना, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर लेना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब की बार लेस देन इक्वल टू एक्स लेंगे। ठीक है, और उच्चक जो है इसका, एस का उच्चक n-1 ले लेना आप। एस का उच्चक क्या ले लेना, n-1 ले लेना। यहाँ पे n लिया है ना, तो n-1 ले लेना। ये माना एस का उच्चक क्या है, n-1 है। ठीक है, कोई भी नंबर n-1 एस का क्या है, उच्चक है, तो क्या हो जाएगा, n-1 लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने अगला क्या मान लेंगे कि पॉसिबल हो तो
x लेस देन इक्वल टू, अब की बार उसमें अपने क्या सिद्ध करेंगे कि x लेस देन n सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे, n से। x क्या है, बड़ा है किससे, n से। ठीक है, x बड़ा है किससे, n से, यानी n छोटा हो गया। यानी उसको अपने प्रूव करने के लिए, वहां जो रिजल्ट है उसको अपने प्रूव करने के लिए सेम रिजल्ट वापस से वही थ्योरम वही वापस से कर लेना आप, ये अलग से याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे n-1 आपका सुप्रीमम आ जाएगा, यानी आप ये एक रिजल्ट अगर n-1 आपका सुप्रीमम है तो n-1 लेस देन इक्वल टू x हो गया। फिर इसे प्रूव करने के लिए कि x लेस देन n है, हम मान लेते हैं कि n इसका उल्टा मान लेते हैं कि n बड़ा है किससे, x से, विच इम्प्लाइज x आपका इसका उल्टा मानते हैं अपने कि n लेस देन n, ये मानते हैं, सॉरी इसका उल्टा मानेंगे अपने, इसको सिद्ध करने की, सिद्ध करना है अपने को, ये अपने को सिद्ध करना है कि x लेस देन n, ये तो अपने को प्रूव करना है। तो अपने मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो इसका ये मान लेते हैं x लेस देन नहीं है, n लेस देन x है, n लेस देन क्या है, x है। ठीक है, अब n अगर आपने लेस देन x ले लिया तो वहां जो आपने रिजल्ट जो लिखा वो रिजल्ट आप देखें कि इसके पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इससे लेस देन इक्वल टू जितने एलिमेंट है वो s के पास है। तो इस हिसाब से फिर n जो है, n किसके पास आ जाएगा, s के पास आ जाएगा। n किसके पास आ जाएगा, s के पास आ जाएगा। n अगर s के पास है तो फिर n-1 सुप्रीमम कैसे हो सकता है, क्योंकि n अगर s के पास है तो उससे छोटा एलिमेंट सुप्रीमम कैसे हो सकता है, अपने n-1 को सुप्रीमम लिया है ना, n-1 को अपन ने क्या लिया है, सुप्रीमम लिया है। यानी वो जो थ्योरम अपन ने पढ़ी है ना पीछे वाली, ये थ्योरम, इसमें आपको n की जगह n-1 लिखना है बस। ठीक है, इसमें जहां आपको n दिख रहा है वहां पे आपको n-1 लिखना है। ठीक है, n को रिप्लेस करना है आपको n-1 से, किसमें, कोरोलरी 5 में। यानी इसका जो रिजल्ट है आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोरोलरी 5 में आपको क्या करना है, n की जगह n-1 लिख देना है, बस रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये इतना कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, वही आ जाएगी। इसके बाद आता है आपके डेंसिटी प्रॉपर्टी, सघनता पर गुण, रेशनल डेंसिटी थ्योरम। ठीक है, कि किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। तो अपने मान लेते हैं, माना a और b हमारे पास क्या है, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा a लेस देन है किससे, b से, a छोटा है किससे, b से, यानी b में से यदि आपने a को घटाया तो पॉजिटिव नंबर आएगा। कोई भी दो नंबर अपन ने ले लिए, दो वास्तविक संख्याएं, अब इनके बीच में अपने को क्या बतानी है कि बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि a लेस देन क्या है, b है, और b माइनस ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि b माइनस ए मेरे पास कोई भी धन संख्या है, तो मैं किसी नंबर से गुणा करके इसको 1 से बड़ा बना सकता हूँ ना। भाई ये 1 से छोटी है ये पता नहीं, लेकिन किसी धन संख्या से गुणा करके इसको 1 से बड़ा तो बनाया जा सकता है। तो x की जगह आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से मैंने x बराबर तो क्या ले लिया, b माइनस ए, और y बराबर ले लिया 1। ठीक है, तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी, तो एन बी माइनस ए ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां पे अपने अंदर मल्टीप्लाई करो तो एन बी, ये माइनस का इधर चला जाएगा, एन ए प्लस 1। ठीक है, एक ऐसा अद्वितीय पूर्णांक m भी विद्यमान है कि, अब अपने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान होता है किसी भी नंबर के लिए कि m-1 लेस देन इक्वल टू एन ए लेस देन m। ये अपना पढ़ा हुआ है कि ये अगर एन ए कोई पूर्णांक है, एन ए हमारे पास कोई भी पूर्णांक है, तो हम जानते हैं कि हमें कोई और पूर्णांक ऐसे मिल जाते हैं, जैसे अभी अपन ने पीछे ही पढ़ा ना, ये रिजल्ट तो ये रहा कि कोई पूर्णांक अगर x आपके पास है तो n-1 और n के बीच में अपने को मिल जाता है ऐसा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ी अपन ने। तो n-a को यदि कोई पूर्णांक x मान लें, आप कोई भी वास्तविक संख्या x मान लें, तो m-1 और m अपने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या करें, 1 ऐड कर दें, सब में 1 ऐड कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, na प्लस 1 लेस देन m प्लस 1, ये बन गया आपका।
क्लियर। अब इन दोनों से आप देखो एन बी छोटा है किससे, एन प्लस ए से, और एन प्लस ए आपका सॉरी एन बी बड़ा है किससे, एन प्लस ए से, और एन प्लस ए से बड़ा है कौन, एम प्लस वन। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपने इनको। ये देखिए एन बी एन प्लस वन, और फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एन प्लस वन, और उसके बाद यहाँ पे ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा, अगला जो रिजल्ट आएगा एन ए के बाद एन प्लस वन, ये रिजल्ट अपने यहाँ पे एन प्लस ए, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू एम, और फिर क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा, यानी सेकंड और फर्स्ट से इन दोनों की सहायता से अपन ने ये लिखा है। ठीक है, इन दोनों से। अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन है, एन ए, उसके बाद कौन है, एम है, और लास्ट में कौन है, एन बी, यानी एन ए एम और एन बी आ गया। अब अपने क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, तो ए एम बट्टा एन लेस देन क्या आ गया बी। अब एम बट्टा एन क्या है, एम बट्टा एन क्या है, एम और एन दोनों पूर्णांक है, तो एम बट्टा एन क्या हो गया, कोई प्रीमिय संख्या हो गई ना, एम बटा एन क्या होगी, कोई प्रीमिय संख्या होगी, तो ए और बी के बीच में एक प्रीमिय संख्या अपने को मिल गई, क्या, एम बटा एन। अब ऐसे ही अपने को अगली प्रीमिय संख्या ए और क्यू के बीच में मिल जाएगी, क्यू और बी के बीच में भी एक संख्या मिल जाएगी, फिर वो जो आएंगी उनके बीच में मिल जाएंगे। इस प्रकार हमें बहुत सारी जो है प्रीमिय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, कोई Q1 है, इन दोनों के बीच में आगे क्या है, कोई Q2 है। तो इस प्रकार अपने को बहुत सारे रैशनल नंबर मिल जाते हैं, यानी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अप्रिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। ये वाली चीज थोड़ी सी फिर से आप समझिएगा इसको, कि एन बी ग्रेटर देन है हमारा किससे, एन प्लस वन से, और यहाँ अपन ने ये रिजल्ट लिखा है कि एन ए अगर हमारे पास कोई भी पूर्णांक है तो अपने ऐसी स्थिति यहाँ पे बना सकते हैं कि m माइनस वन और m दो पूर्णांकों के बीच में उस एन ए को हम डाल सकते हैं, क्योंकि एन ए क्या है, पूर्णांक है, वो वास्तविक संख्या है। तो इसको x मान लिया, ये m माइनस वन और ये m अपने को मिल ही जाते हैं, या m और m प्लस वन मिल जाते हैं। तो यहाँ अपने m माइनस वन और m लिया है अपन ने। अब अगर वन से गुणा कर दें सबको तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पे m n प्लस वन और m प्लस वन, ये रिजल्ट अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट यदि हम बात करें, यहाँ पे n प्लस वन ये बड़ा है किससे, na से तो बड़ा ही है ना, ये na से क्या है, बड़ा है ये, ठीक है। और इससे बड़ा कौन है, nb है, nb बड़ा है किससे, n प्लस वन से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका रिजल्ट ये क्या आ जाएगा कि एन ए आपका इस जगह पे यहाँ पे जो है m मिल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा आपका एन ए आ जाएगा, यानी एन बी फिर आ जाएगा m, और फिर क्या आ जाएगा आपका एन ए, ठीक है, एन बी, और फिर आपका क्या आ जाएगा, देखो ये इसके बराबर या इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। ये m जो है वो एन ए प्लस वन के बराबर या उससे क्या है, छोटा है यहाँ पे, तो एन बी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एम ए, आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी कि एन बी एन प्लस वन ए, फिर m, और फिर क्या आ गया आपका एन ए, क्योंकि m बड़ा है किससे, एन ए से। ये देख लो बड़े, m आपका बड़ा है किससे, एन ए से, तो एन ए तो लास्ट में चला गया ना, एन ए कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, ठीक है। और m और n प्लस ए के बीच में जो रिलेशन है उसके हिसाब से अपने इस रिजल्ट को लिख दिया। इनके बीच में रिजल्ट क्या है, एन ए प्लस वन से m क्या है, छोटा है, लेकिन एन ए से तो वो बड़ा है ना, एन ए से तो वो क्या है, बड़ा है। तो उस हिसाब से फिर ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, एन बी एन प्लस वन और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m से बड़ा कौन है, एन ए। तो आप यहाँ से n प्लस वन को हटा देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा एन बी एम एन ए। आप n से डिवाइड कर दीजिए, आपको a और b के बीच में एक प्रीमिय संख्या मिल जाती है। अगर इसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो a और b के बीच में हमें एक प्रीमिय संख्या मिली, तो ऐसे ही a और q के बीच में मिलेगी, q और b के बीच में मिलेगी, माना वो वास्तविक जो प्रीमिय संख्याएं q1 और q2 है। तो ये रिजल्ट अपने को इस प्रकार प्राप्त होता है, और इस विधि को यदि बार बार प्रयोग करेंगे तो दो वास्तविक संख्याओं के मध्य हमें और परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी, यानी अनंत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं, ठीक है। अगला देखिए, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। वो क्या था कि परिमेय संख्याएं होती है। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ए अपने छोटा ले लिया बी से, तो बी माइनस ए बड़ा होगा किससे, जीरो से। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से एक ऐसा एन विद्यमान होगा कि वहां पे वन लिया था वाई की जगह। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स की जगह तो वही, एक्स की जगह तो वही बी माइनस ए, लेकिन वाई की जगह इस बार एक अपरिमेय संख्या लेनी है, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। वहां पे अपन ने वन लिया था वाई की जगह, यहाँ पे रूट दो लेंगे।
ठीक है, तो एन बी माइनस ए, क्योंकि कोई भी ले लो, बना तो सकते हैं ना बड़ा, एक्स वाई तो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या में तो रैशनल इरेशनल सारे ही आते हैं ना, ठीक है। तो रूट दो यहाँ पे लेंगे, तो बी माइनस ए बड़ा हो गया किससे, रूट दो बटा एन से। अब देखिए, ए को इधर ले जाओ, ए को आप इधर ले जाओ, तो बी बड़ा हो गया ए प्लस, ए माइनस का इधर आके प्लस का होगा, ठीक है। अब ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है किससे, अगर बट्टा में इसके दो, ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, नोट है ये, कि इसके बट्टा में दो लगा दिया, दो लगा दिया तो ये कुछ छोटा हो गया ना भाई, ए में क्या जुड़ रहा है, रूट दो बट्टा एन, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, ए प्लस रूट दो बट्टा दो एन, दो बट्टा दो कम है ना, आधा है ना, इससे ये क्या है, आधा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, और इससे ये बड़ा है किससे, ए से, तो ये थोड़ा रिजल्ट आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। अब ये दो नंबर हैं हमारे पास जो बी और ए के बीच में हैं, ये दो नंबर हैं हमारे पास जो बी और ए के बीच में हैं, दो नंबर बन गए ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि ए और बी के, बी और ए के बीच में आपको दो नंबर मिल गए, एक ये और एक ये, देख ये बड़ा है, तो बड़े में से आप छोटे को घटा के देखिए, ठीक है, या छोटे में से बड़े को आप घटाइए, तो जैसे ही आप घटाएंगे ना, घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट दो बट्टा दो एन। अब रूट दो अगर गुणा में आ रहा है ना, तो वो एक क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, रूट दो बट्टा दो एन क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो अप्रिमेय संख्या आने का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी दो संख्याओं का अंतर अगर अप्रिमेय संख्या आता है, या जोड़ अगर अप्रिमेय संख्या आता है, तो दोनों में से कम एक संख्या अप्रिमेय हमेशा होती है, इरेशनल होगी होगी। तो इन दो संख्याओं का अंतर अगर क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, इरेशनल आने का मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या है, अप्रिमेय है, या तो ये अप्रिमेय है या ये अप्रिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ, बी और ए के बीच में हमें एक अप्रिमेय संख्या प्राप्त हो गई, यानी या तो ये अप्रिमेय है या ये अप्रिमेय है, तो ए और बी के बीच में अपने को एक अप्रिमेय संख्या मिल गई। इसे अपने आर से निरूपित कर देते हैं, इस प्रकार हमें बहुत सारी अनंत अप्रिमेय संख्याएं जो है प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको अगला वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, शाम को 9-10 बजे तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को करके आइएगा, अच्छे से देख करके क्वेश्चन को समझ के उसके बाद ही आप उसको सोल्व कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास जो ये जैसे ही आपके को वीडियो मिले, इसको तुरंत अपने सभी साथियों के साथ जो है फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सभी को अच्छे से जल्दी से भेज दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे क्या है अपना फायदा उठा सके। 2x की स्पीड में थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाया कि आपका टाइम जो है सबसे कम टाइम में आप अधिक से अधिक आप प्राप्त कर सकें। तो यूनिट फर्स्ट से आपके ये मान के चलिए ए बी सी सेक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मेरी कोशिश ये रहेगी कम से कम 2 यूनिट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।